हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि M1 को कैसे मेजर किया जाता है, इसमें क्या क्या आ जाता है और फिर डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और साथ ही डिस्कस करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि मनी सप्लाई से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, द मनी सप्लाई is typically measured using different monetary aggregates, that is M1, M2, M3, M4 and these are discussed as under। तो सबसे पहले हेडिंग है M1 की। इस वीडियो में मैं M1 के बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। M1 measure of money supply includes the most liquid forms of money। M1 के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो most liquid होती हैं, एकदम कैश में कन्वर्ट, या तो कैश या कैश में कन्वर्ट करनी एकदम आसान। It is also known as narrow money और मनी स्टॉक मेजर। तो इसको नैरो मनी भी कहा जाता है और इसको मनी स्टॉक मेजर भी कहा जाता है। तो M1 सबसे पहला मेजर है मनी सप्लाई का, जो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ M1 का जो मेजर है मनी सप्लाई का, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आ जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसको कैपिटल C से डिनोट किया गया है। तो जितना भी पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है, करेंसी घूम रही है, बैंक नोट घूम रहे हैं, सिक्के घूम रहे हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिजिकल कैश, coins and banknotes held by public are included in करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है डिमांड डिपॉजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, चेकिंग मतलब यहाँ पे ये जो चेकिंग अकाउंट्स है, मतलब कि जो भी आप चेक वगैरह से पैसे निकलवा सकते हो, उसको चेकिंग अकाउंट्स कहा गया है। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स एंड अदर डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब इसमें वो सारे पैसे आ जाएंगे जो बैंकों में पड़े हैं, मगर बैंकों से कभी भी आप डिमांड करके निकलवा सकते हो, चेक लगा के निकलवा सकते हो। समझ की बात। थर्ड आ जाता है ट्रेवलर्स चेक, जिसको TC से शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। तो इसमें checks issued by banks and other financial institutions that can be used to make payments। तो ट्रेवलर्स चेक वगैरह या कोई भी ऐसा कि आपने चेक निकाल लिया और कहीं और पेमेंट वगैरह कर दी, इससे रिलेटेड सारे के सारे जो हैं वो M1 में आ जाते हैं। तो बेसिकली M1 में मोटा मोटा क्या क्या आ जाता है सॉरी सबसे पहले आ जाता है C, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, और ये जो ट्रेवलर्स चेक वगैरह हैं ये सारे के सारे आ जाते हैं। तो ये तीनों मेन चीज़ें हैं जो M1 को बनाती हैं। This formula includes the most liquid forms of money which can be easily converted into cash। तो M1 में वो सारे कंपोनेंट आ जाते हैं जिनको आप इजीली मनी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। The components of M1 are typically measured in terms of their outstanding amount at a given point of time। तो जब भी हम M1 को मेजर करते हैं, उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कि टोटल अमाउंट कितना है, उसके थ्रू मेजर करते हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं उसको हम M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई कह देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है कि M1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मनी सप्लाई को माफ़ कीजिएगा, मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए M1 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नंबर 1 पॉइंट इज लिक्विडिटी, ये हाईली लिक्विड रहता है। M1 measures the most liquid form of money which can be easily converted into cash। M1 के अंदर वो सारी की सारी माफ़ कीजिएगा, बोल बोल के थोड़ा गला बैठ गया है। तो M1 के अंदर वो सारी की सारी जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो मोस्ट लिक्विड हैं, जिनको आसानी से, या तो कैश है या आसानी से कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत शॉर्ट पीरियड में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजैक्शन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। M1 इज क्लोजली रिलेटेड टू माफ कीजिएगा, M1 is closely related to transaction demand for money as it includes the funds used to make everyday purchases। तो M1 मेजर में हम सारे वो चीज़ें डालते हैं जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को दिखाता है, जो हमारे रोज़मर्रा के खर्चे के लिए जो हमें पैसे चाहिए, पैसे आए, हमने खर्चे, वो सारी चीज़ें दिखाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी को मैंने और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है केन्स की, वो डिमांड फॉर मनी के अंदर आ जाता है। अगर आपको वो चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट। M1 इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज चेंजेस इन M1 कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल मनी सप्लाई एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से काम करवाने के लिए हमें M1 की स्टडी करनी पड़ती है। M1 ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली काम कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही।
तो अगर किसी भी कंट्री में मनी सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और M1 को कंट्रोल करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक अच्छा इंडिकेटर जो है वो माना जाता है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती हैं लिमिटेशंस ऑफ M1। M1 की लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला आ जाता है नैरो डेफिनेशन, वेरी नैरो डेफिनेशन। इन्होंने बहुत कम जो मनी सप्लाई की चीज़ें हैं वो ऐड की हैं। M1 only includes the most liquid forms of money excluding अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इन्होंने बाकी जो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई हैं जो M2, M3, M4 में आते हैं उनको इग्नोर कर दिया, सिर्फ मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वही डाले हैं, ठीक है। सेकंड आ जाता है इट डज नॉट कैप्चर क्रेडिट। इन्होंने क्रेडिट की तो बात ही नहीं की। M1 डज नॉट अकाउंट फॉर क्रेडिट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग्स विच कैन ऑल्सो अफेक्ट द मनी सप्लाई। जब भी आप लोन्स वगैरह लेते हो तो उसको खर्चा करते हो तो मनी सप्लाई में तो ऐड होता है, वो चीज़ें इन्होंने ऐड ही नहीं की। नेक्स्ट आ जाता है मे नॉट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो M1 मेजर है ये क्या पता धमाके से हमें ना दिखा सके कि भाई इकोनॉमी में कितने धमाके से और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। Changes in M1 may not always reflect changes in the economic activity as other factors can influence the money supply। तो इसमें सिर्फ इन्होंने तीन चीज़ों को ही इंक्लूड किया है, बाकी चीज़ों को टोटली एक्सक्लूड कर दिया है, जिससे कि हमें ये नहीं पता लग सकता कि इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इकोनॉमी कितने अच्छे से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बूम पीरियड चल रहा है, शेयर मार्केट ऊपर चल रही है, तो वो वाली चीज़ें तो इन्होंने डाली नहीं। अगर वो वाली चीज़ें नहीं डालेंगे तो काम कैसे चलेगा, समझ की बात। तो इस तरीके से अदर जो है अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी काफ़ी आ जाते हैं जो कि मनी सप्लाई को असर डाल सकते हैं। इसी वजह से ये जो M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई है इसको नैरो मनी कहा गया है, या फिर इसको एक ऐसा मेजर कहा गया है जो कि सिर्फ मतलब उन चीज़ों को इंक्लूड करता है जो हाईली लिक्विड है, ठीक है। जो हाईली लिक्विड फॉर्म में होंगे उन्हीं को इंक्लूड करता है, बाकियों को इंक्लूड ये नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो अगर आपको पेपर में आता है तो आपने इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा M2 मेजर क्या है, उसका मीनिंग, उसके यही कंपोनेंट्स, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके लिमिटेशंस, ठीक है। ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, बेसिक इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है और मनी एंड बैंकिंग में भी आ जाता है, ठीक है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है। और इस टॉपिक को जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।